हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 21 मार्च और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ वियना कन्वेंशन को लेकर है। अब ये वियना कन्वेंशन न्यूज़ में क्यों है? दरअसल रिसेंटली एक खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसने थोड़ा सा जोर पकड़ा है पंजाब में, और जो इंडियन अथॉरिटीज है, जो पंजाब सरकार है, उन्होंने अमृतपाल और उनके समर्थकों को अरेस्ट करने की कोशिश की, जिसमें अमृतपाल भाग गया, बट उनके कुछ समर्थक को अरेस्ट किया गया। इसी को देखते हुए लंदन में खालिस्तान मूवमेंट को लेकर कुछ, जिसमें से उनमें से कुछ लोगों ने जो इंडिया का जो हाई कमीशन है लंदन में, वहाँ पर इंडियन फ्लैग को उन्होंने उतारने की कोशिश करी। तो इसी बात से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने यूके गवर्नमेंट को याद दिलाया है कि आपको वियना कन्वेंशन का फॉलो करना पड़ेगा, आपको वियना कन्वेंशन का सम्मान करना पड़ेगा। आप हमारे हाई कमीशन में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दोगे जहाँ पर हमारे झंडे का अपमान हो, हमारे इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करे, या कोई भी प्रोटेस्टर हमारे हाई कमीशन में घुस नहीं सकता। और हाई कमीशन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूके गवर्नमेंट की है। क्यों? क्योंकि वियना कन्वेंशन का जो आर्टिकल 22 ये बोलता है कि जो होस्ट नेशन है, यहाँ पर होस्ट नेशन कौन है? यूके। तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप हमारे जो भी डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। वहाँ पे किसी प्रकार का इंट्रूजन नहीं होगा, किसी प्रकार का डैमेज नहीं होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। माना ये गया था कि जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था, तो जो लंदन की पुलिस है वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लिए उन प्रोटेस्टर्स को बाहर निकालने के लिए या फिर उन्हें रोकने के लिए। तो इसी बात से इंडिया ने नाराज़गी ज़ाहिर करी है। अब हमें पुलिस के पर्सपेक्टिव से वियना कन्वेंशन पता होना चाहिए। वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, बेसिकली 1964 में फोर्स में आया, और ये यूनिवर्सली रेटिफाइड है एक्सेप्ट कि पलाऊ और जो साउथ सूडान है, इन दो देशों ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। अब ये जो वियना कन्वेंशन ये प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके तहत जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे। उनके बीच में कैसा रिलेशंस होगा, कैसे उन्हें वो मेंटेन करेंगे, कैसे डिप्लोमेटिक मिशंस जो होंगे वो कंडक्ट करेंगे, टर्मिनेशन के केसेस में क्या रूल फॉलो किए जाएंगे। तो पूरा जो रूल प्रोवाइड करता है ये वियना कन्वेंशन प्रोवाइड करता है। इसमें ही डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि आपको वहाँ पर कोई अरेस्ट नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से आपको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉयलेबिलिटी, मतलब कि जो हमारे डिप्लोमेट्स होंगे उन्हें वहाँ पर एक इम्यूनिटी मिलती है, लीगल इम्यूनिटी मिलती है, जिसमें उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि आर्टिकल 9 ये बोलता है कि अगर होस्ट नेशन को लगता है कि ये जो डिप्लोमेट्स है ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तब ऐसे डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट जो होस्ट कंट्री है वो पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर देती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे डिप्लोमेट्स को तुरंत होस्ट कंट्री से जाने का बोल देती है जितनी जल्दी हो सके। आपको याद होगा कि जो दो पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे, इंडिया ने उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया था। इसका मतलब ये था कि उन दो ऑफिशियल्स को, पाकिस्तान के दो ऑफिशियल्स को, पाकिस्तान को बोला था कि इन्हें तुरंत अपनी कंट्री में वापस बुलाइए, अदरवाइज हम इनकी इम्यूनिटी की गारंटी नहीं लेंगे, इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो कंडक्ट कर रहे हैं ये जासूसी कर रहे हैं और ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। डिप्लोमेट्स के जो इम्यूनिटी है वो 1961 वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी मिलती है, और 1963 वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन से भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो एम्बेसी में काम करते हैं, बट एक एम्बेसी जो मोस्टली कैपिटल्स में होती है, बट आपको यहाँ पर रीजनल काउंसलर ऑफिस भी मिल जाएंगे किसी कंट्री के, जहाँ पर उसके सिटीजन ज़्यादा रहते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। तो उन्हें भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। पर जो डिप्लोमेट्स को जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है वो उसके फैमिली मेंबर को भी मिलती है। साथ ही साथ जो मिलिट्री पर्सनल, जो सिविलियन पर्सनल हैं, जो वहाँ वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी एम्बेसी की तरफ से वो सिक्योरिटी, वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। इंडिया ने ये वियना कन्वेंशन 1965 में एक्सेप्ट किया था। इसके लिए इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन वियना कन्वेंशन एक्ट 1972 को पास किया था, ताकि वो इसके प्रोविजन को फॉलो कर सके इंडिया में। तो ये पूरी न्यूज़ है वियना कन्वेंशन को लेकर। चूंकि ये न्यूज़ में था तो हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ ले, क्योंकि कन्वेंशन को लेकर काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं यूपीएससी में। तो हमें जितने भी मेजर मेजर कन्वेंशन है जो न्यूज़ में है उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ मटुआ धर्म महामेला को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से ये अर्ज किया था कि आप प्लीज़ मटुआ महामेला जाइए, और जो श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी हैं उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कीजिए, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई से पहले काफ़ी लोअर कास्ट के लोगों के लिए, वुमेन्स के लिए काफ़ी हद तक जो एफर्ट लिए थे, तो उनके प्रति हम अपना सम्मान शो कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे मटुआ महामेला के बारे में पूछा जा सकता है। दरअसल ये जो फेयर होता है मटुआ महामेला, ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे हरिश्चंद्र ठाकुर जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। इस बार ये उनकी 212वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो पूरा मेला होता है ये मटुआ कम्युनिटी के लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। मटुआ कम्युनिटी बेसिकली जो आवरण हिंदूस होते हैं उनके सबसेट होते हैं, जो कि नाम सुधरा शेड्यूल कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिन्हें चंडालास भी बोला जाता था। अब क्वेश्चन आपसे हरिश्चंद्र ठाकुर जी के बारे में पूछा जा सकता है।
तो इन्होंने बेसिकली एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट चलाया था 1860 में ओराकांडी में। ये अभी फिलहाल बांग्लादेश में है और इसी के बाद से मटवा कम्युनिटी एग्जिस्टेंस में आई। तो ये जो सेक्ट हुआ करती थी, इनमें जो ओप्रेस लोग थे उन्हें शामिल किया गया, कुछ अदर कम्युनिटीज़ को जैसे कि माली हो गए, तेली हो गए, जो कास्ट ऑपरेशन को फेस करते थे उन्हें इस सेक्ट में शामिल किया गया। तो ये जो मटवा कम्युनिटी के लोग हैं ये इन्हें एज ए गॉड रेफर करते थे, इसलिए इन्हें ठाकुर के रूप में पूजा जाता था। ठाकुर मतलब विष्णु या कृष्णा के अवतार माने जाते हैं, तब से इनका नाम श्री श्री हरिचंद ठाकुर रखा गया। इन्होंने वुमेन्स के एजुकेशन को लेकर काफ़ी स्टेप लिए, उनके लिए अवेयरनेस फैलाई और वुमेन्स की जो कंडीशन है सोसाइटी में उनसे उसे इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट लिए। तो यूपीएससी आपसे या तो मटवा कम्युनिटी के बारे में पूछ सकती है या हरिचंद ठाकुर जी, क्योंकि जो हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे उनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, दरअसल हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस श्री अन्न कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है। तो इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली जो मिलेट्स है, जिसे श्री अन्न बोला गया है, उसके फायदे बताए जाएंगे, कैसे कंज्यूमर के लिए फायदा है, कैसे जो हमारे कल्टीवेटर्स है उनके लिए फायदा है, ताकि जो मिलेट्स का यूज़ है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब मिलेट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो 2023 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और ये किसने प्रपोजल दिया था, ये इंडिया ने प्रपोजल दिया था। तो मिलेट्स को लेकर जो भी इनिशिएटिव होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यूपीएससी मिलेट्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के साल हमें एक पीपल्स मूवमेंट क्रिएट करना है, ताकि जो मिलेट है उसके यूज को लेकर लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जा सके और इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके, जहां पर मिलेट का कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों में कंजम्पशन भी ज़्यादा हो, ताकि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कल्टीवेटर को मिल सके और कंज्यूमर को भी मिल सके। तो जो ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया में, तो यहाँ पर सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, कंज्यूमर को, कल्टीवेटर्स को, जो भी इस मिलेट की सप्लाई चेन से जुड़े हुए लोग होंगे वो सब इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कॉन्फ्रेंस कौन आयोजित कर रहा है, ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो अगर हम मिलेट्स को देखें तो जो स्मॉल ग्रेन सीरियल्स होते हैं उसे कोर्स ग्रेन बोला जाता है, इसे सुपर फूड भी बोला जाता है या फिर हाई फाइबर फूड भी इसे बोलते हैं। और ये माना ही जाता है कि अमंग द फर्स्ट क्रॉप है जो कि डोमेस्टिकेटेड की गई थी, क्योंकि इसका जो एविडेंस था मिलेट का वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मिलता है। अब इसके क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, कहाँ पर ग्रो होती है, तो ये बेसिकली खरीफ क्रॉप है जिसके लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए, ये एलुवियल या फिर लोमी सॉइल इसके लिए होना चाहिए। अब मिलेट के प्रोडक्शन को अगर इंडिया में देखें तो इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि जो ग्लोबली जितना प्रोड्यूस होता है उसका 20% इंडिया प्रोड्यूस करता है, एशिया का 80% इंडिया प्रोड्यूस करता है। अब मिलेट्स में रागी हो गया, ज्वार हो गया, सामा हो गया, बाजरा हो गया, वरीगा हो गया और कुछ इंडिजिनस वेराइटी भी हैं जैसे कोडो, कुकी, चेन्ना, सनवा। अब इंडिया में किन स्टेट से सबसे ज़्यादा मिलेट्स उगाए जाते हैं, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा, उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके लिए कई इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे कि इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, इंडियाज वेल्थ, मिलेट फॉर हेल्थ, मिलेट स्टार्टअप इनोवेटिव चैलेंज। मिलेट के लिए एमएसपी भी बढ़ा दी गई है और 2018 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स का नाम रखा था। अब मिलेट इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसको इसके जो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगती है वो कम लगती है, ठीक है, और ये न्यूट्रिशनली काफ़ी सुपीरियर होता है। इसमें हाई प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जो डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए ये अच्छा होता है। हेल्थ कंडीशन जैसे कि हेल्थ, डायबिटीज, उनके लिए भी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है जो कल्टीवेटर होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मिलेट है ये रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज है, मतलब इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हम देखने को मिल रहा है तो जो क्रॉप्स की यील्ड होती है वो कम देखने को मिल रही थी। इस वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा है। और ये वाटर एफिशिएंट क्रॉप भी है। हमारे देश में रेनफेड एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पर जो इरीगेशन है उसकी फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से जो मिलेट्स है वो हमारे फार्मर्स की इनकम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एस्पेक्ट हो गए मिलेट्स को लेकर जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। इसके अलावा एक मीरा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है इंडिया के द्वारा, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मीरा। ये भी इंडिया ने इसको इनिशिएट किया है ताकि मिलेट्स को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करवाई जाए, ताकि उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सके। तो मीरा को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ मैगेलन मिशन को लेकर है। अब ये मैगेलन मिशन किसका है, ये नासा का है। और ये किस प्लेनेट के लिए मिशन किया गया था, तो ये वीनस प्लेनेट का ये मिशन है।
और अभी ये मैगेलन मिशन इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसने कुछ इमेज कैप्चर की है वीनस सरफेस की, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीनस में एक्टिव वोल्केनोस हैं, क्योंकि कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं उसके सरफेस के। तो ये अंदाजा ये लगाया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि वहाँ पर जो वोल्केनस हैं वो एक्टिव फॉर्म में हैं। अब मैगेलन मिशन के बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है क्योंकि न्यूज़ में है। तो ये वीनस प्लेनेट को लेकर मिशन है और ये नासा का वन ऑफ द सक्सेसफुल डीप स्पेस मिशन है, जिसने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें प्रोवाइड करी है। और ये पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसने पूरे एंटायर सरफेस ऑफ वीनस का इमेज कैप्चर करी है। हालांकि 1994 में मैगेलन के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो लॉस्ट हो गया था, जब इसे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि ये वीनस के एटमॉस्फेयर में डिसेंड करे, ताकि जो एरोडायनेमिक डाटा है वीनस के एटमॉस्फेयर वो हमें मिल सके। तो अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो मैगेलन स्पेस क्राफ्ट ने राडार के जरिए जो इमेज कैप्चर करी थी उसमें यह देखा गया है कि एक 2.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां पर उसका जो शेप है वेंट का वो 8 महीनों में चेंज हुआ है। इसका मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी का ये इंडिकेशन है, तभी उसका वेंट, उसका जो मुंह होता है वोल्केनो का, वो चेंज हुआ है। स्पेस मिशन को लेकर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट मिशन हैं वो कौन कौन से ग्रह के लिए हैं। तो मर्क्यूरी के लिए नासा का मैसेंजर मिशन है, और यूरोपियन का बेपी कोलंबो। वीनस के लिए कितने मिशन है? वीनस के लिए नासा का मैगेलन, डाविंसी, वेरिटास, और इसरो का भी शुक्रयान है, और यूरोपियन का इनविजन और वीनस एक्सप्रेस। मार्स को लेकर बहुत ज़्यादा मिशन देखे गए हैं, जैसे कि नासा का इनसाइट, ओडिसी, पाथफाइंडर, मेवेन, वाइकिंग, परसिविरेंस। इसरो ने भी मंगलयान भेजा था। चाइना का त्यानवन, यूएई का होप, यूरोप का एक्सोमार्स, मार्स एक्सप्रेस। इसके बाद जुपिटर में नासा का वोएजर, वोएजर 2, जुनो, यूरोपा, और यूरोपियन का जोइस। इसके बाद में सैटर्न के लिए नासा का वोएजर 1, वोएजर 2, कैसिनी, और यूरोप का ह्यूजेंस। और यूरेनस के लिए नासा ने वोएजर 2 भेजा है, और नेपच्यून के लिए नासा का वोएजर 2। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट मिशन पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकते हैं कि कौन सा जो मिशन है वो किस प्लेनेट के लिए भेजा गया है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का। क्वेश्चन है, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी सपोर्ट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो क्या क्या कवर करता है? पहला ऑप्शन है डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स, सर्विस एट द हाउस होल्ड। करेक्ट है ये, क्योंकि जो एजुकेशन होता है, जो हेल्थ होता है, जो एसेट्स होता है, जैसे फ्रिज, टीवी, इस टाइप से जो चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है हाउस होल्ड लेवल में, तो वो इसे कैप्चर करता है। सेकंड है परचेसिंग पावर पैरिटी एट द नेशनल लेवल, ये कवर नहीं करता है। थर्ड है द एक्सटेंड ऑफ बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट द नेशनल लेवल, ये भी डाटा कवर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, वन ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी